जय हिंद साथियों, मैं विकास आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल विकास वीरधन में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो हम लोग का निःशुल्क महाकाल फाउंडेशन बैच चल रहा है वो आपका ये समझिए कि फिजिक्स का दूसरा क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से पहले देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आगे वैकेंसी आने वाली है रेलवे में एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ, उसके लिए समझिए कि बिल्कुल फाउंडेशन बैच है ये। आपको और कहीं कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अदर जगह भटकने की ज़रूरत है। आपको पता चल चुका होगा कि इस चैनल पे आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। एग्ज़ाम से लेवल थोड़ा सा ऊपर ही हम लोग का रहेगा। क्यों? ताकि आपको यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी दे दे तो आपसे वो क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाए। इस लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आराम से पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग के पास समय भी अभी है, क्योंकि अभी तो फॉर्म आया ही नहीं है। फॉर्म आएगी फिर एग्ज़ाम डेट निकलेगा, तब तक हम लोग अच्छी तरह से पूरे जैसे फाउंडेशन में 6-7 महीने में कोर्स कंप्लीट होता है, उसी तरह बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री फाउंडेशन की तरह ये बैच को चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखिए, आप जो यदि हम लोग को जितना सपोर्ट कीजिएगा उतने बेहतरीन तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे। ऐसे तो मेहनत कर ही रहे हैं हम लोग सब लोग मिलकर। बस आपका थोड़ा सा ही फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे जुड़ पाएँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है। अब देखिए, अब ये जरूरी नहीं है केवल आप रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं। जहाँ भी जनरल साइंस पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, मान के चलिए कि आगे आपका एमटीएस का भी एग्ज़ाम है, उसमें भी अगर साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैं तो समझिए कि रेलवे का जो भी मैं करा रहा हूँ साइंस, समझिए कि एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। इसका न्यूमेरिकल वगैरह सब देखेंगे अच्छे तरीके से। जैसे जैसे क्वेश्चन मतलब जैसे जैसे हम लोग का सिलेबस बढ़ेगा उस प्रकार से हर चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। तो जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आपका मात्रक और इसका बीमा, यानी यूनिट एंड डायमेंशन। यह जो है एग्जाम में 1 से 2 नंबर के हमेशा पूछा जाता है। बहुत सारा इसमें बात है जो आपको बताएंगे, एकदम शुरू से हम लोग चलेंगे इसके बारे में, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। इसका क्या मतलब है जी? देखिए, आपको फर्स्ट क्लास आप यदि फिजिक्स का देखे होंगे तो उसमें हम बताए होंगे आपको कि फिजिक्स क्या है जी, एक प्रकार का मापन है। तो वही मापन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में मात्रक मतलब किस चीज़ को कैसे मापा जाता है। और मान के चलिए कि हम बोल देंगे कि 10, 20 कोई संख्या बोल दें तो 20 क्या है? केवल 10 कहने से कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे दोस्त, केवल 10 कहने से। लेकिन बोलेंगे 10 kg तो आप समझ के बता दीजिएगा हमको कि हाँ, कहीं ना कहीं द्रव्यमान के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। मैं बोलूँगा आपको कि 50 मीटर, तो आप समझ पाइएगा कि 50 मीटर का मतलब है कहीं ना कहीं किसी लंबाई के बारे में बात किया जा रहा है। मैं आपसे बोलूँगा कि 2 न्यूटन, तो आप समझ पाइएगा कि कहीं ना कहीं बल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही मात्रक है। अब किसी संख्या को एक प्रकार से बोल देना वो 100% सही नहीं है। अब मान के चलिए हम केवल बोले 100, अब 100 क्या है भाई, कैसे पता चलेगा हमको? इसके साथ साथ कुछ चीज़ यूनिट नहीं जुड़ा रहेगा, मात्रक नहीं जुड़ा रहेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये 100 क्या है? समझ में आ रहा है मैंने बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? तो मेरे कहने का मतलब मेरे दोस्त है, यही मात्रक और बीमा के बारे में हम लोग समझेंगे। कोई भी चीज़ों को जब मापा तौला, या अब देखिए फिजिक्स में कोई भी चीज़ को उठा लीजिए, कोई भी मान के चलिए कि मैं बोल रहा हूँ ये मोबाइल, तो मोबाइल का कुछ लंबाई होगा, कुछ उसका वजन होगा। मैं बोलूँगा यह चीनी का बोरा है, तो चीनी का कुछ वजन होगा, उसका कुछ द्रव्यमान होगा। मैं बोलूँगा कि इतना बड़ा टावर है, उसका कुछ लंबाई होगा। समझ पा रहे हो ना? तो मेरे कहने का मतलब पूरे फिजिक्स में हम लोग माप तौल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इसका बेसिक चीज़ को देखेंगे। यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आप कुछ नहीं जानते हैं ना फिजिक्स में, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि हमें भी पढ़ाने में और मज़ा आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि केवल एक संख्या ले लेने से वो सब कुछ सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा, क्या है नहीं पता चलेगा। अब बताइए, मान के चलिए कि देखिए, हाँ एक बात और, अब कहने का क्या मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में माप तौल की तो दुनिया है, माप तौल तो चलेगी। कोई भी सामान व्यापार करना, खरीदना, बेचना, लाना, भेजना, समझ में आ रहा है? तो माप तौल की जरूरत है। अब मान के चलिए कोई दूसरे देश से पेट्रोल मेरे देश में आ रहा है,
ठीक है। अब पेट्रोल आ रहा है तो वहाँ से हो सकता है कि कोई मतलब लीटर में भेजेगा, यहाँ पे आके कुछ और चीज़ों में माप पाएगा। मान के चलिए कोई द्रव्यमान वाला कोई भी वस्तु को वहाँ से भेजा जा रहा है, तो तो मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि माप तौल में दिक्कत होगी। हर देश का अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग माप तौल का प्रयोग करते हैं। तो फिर इस देश का सामान जब उस देश में जाएगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ से केजी में आपको तौल के दिया हूँ दूसरे देश में, और वहाँ पे जाने के बाद कोई ग्राम में तौल रहा है, कोई पाउंड में तौल रहा है, तो फिर दिक्कत होगी। तो यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए माप तौल में बहुत बड़ा समझिए कि बदलाव हुआ था। तो मैं इसके बारे में धीरे धीरे वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। जहाँ जैसे जैसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगा कि हाँ यहाँ से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बात तो बहुत सारी है, बट सब बात एग्ज़ाम में थोड़ी ना पूछा जाता है, सब बात एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में वही फैक्ट पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन मतलब ये चीज़ है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ जी मैंने ये चीज़ पढ़ा, अब एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इतना बात तो समझ गए कि पूरे दुनिया में मान चलिए कि व्यापार किया जाएगा तो सब लोग अलग अलग प्रकार के अपना माप तो रखें। देखते हैं गांव में आप लोग देखे होंगे कि एक सिंपल चीज़ को मापने के लिए कोई क्या करता है कि खेत का एक बात बने, खेत मैदान, जो आप लोग खेत देखे होंगे अपने गाँव में, जो खेत हम लोग का होता है, मैदान होता है, फील्ड होता है, कोई मतलब उसको क्या करता है कि बोलता है कि मेरा 10 फीट लंबा है, कोई कहता है कि 5 हाथ लंबा है, कोई कहता है कि 5 फुट लंबा है, कोई लगी से गांव में माप देता है उसी चीज़ को। तो अलग अलग तरीक़ों से इसको मापा जाता है। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीक़ों से मापिएगा। तो फिर अब मान के चलिए कि आप देखे होंगे कोई भी घर का नक्शा बन रहा है तो कोई आकर वहाँ पे बोल दिया कि 10 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। अब कोई बोलेगा कि इतना फुट लंबा है और इतना फुट चौड़ा है, कोई आके उसी को बोलेगा इतना सेंटीमीटर लंबा है और इतना सेंटीमीटर चौड़ा है। तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से मतलब मापा जाता है। तो वही सब चीज़ों को जितना प्रॉब्लम होता था उसी को पहले देखेंगे कि क्या क्या पहले चीज़ मतलब हुआ करता था, फिर इतना प्रॉब्लम जब आता था तो इसको किस प्रकार से हम लोगों ने मतलब उसको दूर क्यों मतलब कैसे किया गया। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि लंबाई को हमेशा मीटर में मापिए, 12 माह तक रहेगा तो बड़े वाला ले लेंगे अपना यूनिट, ठीक है। द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापिए, छोटा रहेगा तो ग्राम में, बड़ा होगा तो क्विंटल में। इस प्रकार से सब हमने सिस्टम एक बनाया गया है। तो वही सिस्टम को हम लोग आज अच्छी तरह से देखने वाले हैं शुरू से। अब देखिए सबसे पहले इस मात्रा को समझने के लिए सबसे पहले आप राशि को समझना पड़ेगा। समझिए किसको समझना पड़ेगा? राशि को, ठीक है। किसे? राशि को समझना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटिटी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए राशि पहले किसे कहते हैं और क्वांटिटी किसे कहते हैं, समझिए। इस मात्रा को समझने के लिए पहले हम लोग इस राशि के बारे में समझेंगे, यानी क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। तो क्वांटिटी कहता है कि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे राशि कहा जाता है या राशि कहते हैं। आप लोग देखिए मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको बार बार इस वीडियो को देखना नहीं पड़े। मैं दोस्त बता दे रहा हूँ ना कि जिस तरह फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है ना, उससे बेहतरीन तरीक़े से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बिल्कुल आराम से। एक एक बात को अपने कॉपी में आप लिखते चलिएगा। जो वीडियो देखने में आपको 1 घंटा भी समय लग रहा है ना, आप विश्वास करिए इसी को जितना 1 घंटा में आपने पढ़ा है, यदि आपने नोट्स बना लिया है तो उसको 5 मिनट में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यही बच्चा गलती करता है कि एक ही चीज़ को बार बार देखता है, बार बार आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना लो लेवल से चलूँगा कि आपको बार बार वीडियो भी दिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में लिखते चलिएगा। मैंने क्या बोला जी कि राशि यानी क्वांटिटी उसे कहा जाता है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब संख्या के रूप में मतलब किसको व्यक्त किया जा सकता है? जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु का लंबाई, जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कोई वस्तु का लंबाई। अब बताइए, आप सोच के बताइए, अब क्या कोई भी वस्तु का लंबाई है तो उसको संख्या के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि हाँ जी यह जो वस्तु है या यह जो दूरी है या कोई भी चीज़ है, यह 10 मीटर लंबा है। तो जिसे संख्या के रूप में, देखिए लंबाई को भी आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद मान के चलिए कि आपका किसे द्रव्यमान का, द्रव्यमान को भी संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि 2 kg है, देख ना, संख्या के रूप में व्यक्त। शहर का जनसंख्या, पूरे देश का जनसंख्या, तो जनसंख्या को भी कहने का मतलब क्या है जी कि संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा? कोई दिक्कत है? फिर से समझिए, जिसे राशि किसे कहेंगे जी? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो संख्या के रूप में किसे किसे व्यक्त किया जा सकता है? किसी चीज़ का लंबाई मतलब ज्ञात करना है तो संख्या के रूप में, किसी चीज़ को द्रव्यमान के बारे में मतलब लिखना है या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो 10 kg 20 kg 10 के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो जिसे संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। जनसंख्या को भी तो हम बता सकते हैं कि यहाँ का जनसंख्या 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 20 करोड़ है। कोई व्यक्ति का आयु का मतलब होता है एज, कोई व्यक्ति का एज यानी आयु। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति का जो भी मतलब आप आयु निकालिएगा तो वहाँ उसको भी तो हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं कि यह व्यक्ति 10 वर्ष का है, यह व्यक्ति 20 वर्ष का है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? तो जिसे संख्या के रूप में आप लिख सकते हैं, कोई व्यक्ति 25 वर्ष का है, आप लोग लगभग 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में हैं। समझिए बात को, 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में आप लोग हैं। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जिसको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसी को हम लोग राशि यानी क्वांटिटी कहा जाता है। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए, इतना बात को आप लोग लिख लिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ इंक थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से इसको समझते चलिए। आप फटाफट अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को क्या कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि मज़ा आ जाएगा और पढ़ने में, और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए आप लोग फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो कहने का क्या मतलब है कि हम लोग इस प्रकार से फिजिक्स को पढ़ेंगे ना सर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यूट्यूब पर भी इस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। एकदम बिल्कुल जीरो से। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोले कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट बोलिए कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। क्या इस बात को आप लोग समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रॉप करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके आगे क्या होता है अब देखिए मेरे दोस्त, कहने का क्या मतलब है, इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसके आगे बढ़ा जाता है तो होता है भौतिक राशियाँ। क्या होगा जी? भौतिक राशियाँ। ठीक, इसके रिलेटेड होता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। अब देखिए भौतिक राशियाँ, अब देखिए भौतिक राशियाँ किसे कहा जाता है? इसको फिजिकल बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। देख लीजिएगा आप लोग, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए भौतिक राशि यानी फिजिकल, देखिए ये राशि से रिलेटेड है भौतिक राशियाँ और इससे रिलेटेड है मात्रक। हम लोग मात्रक तक पहुँचेंगे और मात्रक किस प्रकार से विकसित हुआ, क्या हुआ, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए भौतिक राशि किसे कहा जाता है तो आप लिख सकते हैं परिभाषा इसका, वैसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें मापा जा सके और जिनकी सहायता से इन्हें मापा जा सके और जिनकी सहायता से प्राकृतिक में लिख लीजिएगा, जिनकी सहायता से प्राकृतिक की घटनाओं की व्याख्या की जा सके, जिनकी सहायता से प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं की व्याख्या किया जा सके। देखिए समझिए बात को, परिभाषा भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट्स बना कर रखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। वो ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके। अब दुनिया के कोई भी ऐसा राशि, देखिए राशि के बारे में, राशि किसे बोलेंगे जी? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो वैसा जितना भी राशि हो जिसे हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं और जिनकी सहायता से प्राकृतिक में जितना घटना होता है उसको हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है कौन राशियाँ? भौतिक राशियाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ पे जी? जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है जी? द्रव्यमान। अब देखिए जी,
द्रव्यमान क्या है? अब क्या द्रव्यमान को हम नहीं माप सकते हैं? माप सकते हैं। किस में मापा जाता है द्रव्यमान को? केजी में मापा जाता है। कोई भी द्रव्यमान है उसको कैसे मापेंगे? केजी में मापते हैं। तो अब यह क्या है जी? द्रव्यमान भौतिक राशियाँ है। लंबाई क्या है जी? भौतिक राशियाँ है। तो इसी मतलब मेरे कहने का यही आपका जो लंबाई है इसको हम लोग देखिए माप सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया जिसे मापा जा सकता है। तो क्या इसको माप सकते हैं? हाँ माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं जी? मीटर में माप सकते हैं, समय आने पर सेंटीमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, छोटी दूरी को mm में माप सकते हैं। तो जिसे मापा जा सकता है या प्राकृतिक में जितना घटना हो रहा है उसके बारे में व्याख्या किया जा सकता है, उसी को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। क्या आपको इस बात को समझ में आ गया पूरा बढ़िया से? चलिए फिर से समझ लीजिए। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? तो वैसी राशियाँ जिसे मापा जा सके और प्राकृतिक में जितना भी घटना हो रहा है उसके बारे में व्याख्या किया जा सके, उसी को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब एकदम आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। इसके अब आगे हम लोग क्या चलेंगे? देखिए दो चीज़ मैंने पढ़ा आपको, दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। एक राशि जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक भौतिक राशियाँ जो भी राशियाँ है उसे मापा जा सकता है या प्राकृतिक में जितना भी घटना है उसके बारे में व्याख्या किया जा सके, उसी को कहा जाता है भौतिक राशियाँ। अब देखिए इसके अब हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं मात्रक। मात्रक जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिट। अब देखिए अब मात्रक किसे कहा जाता है? तो देखिए अब देखिए जितना भी भौतिक राशियाँ है या कोई भी राशियाँ है, समझिए बात को, कोई भी भौतिक राशियाँ, ठीक है, कोई भी भौतिक राशियाँ को व्यक्त करने के लिए, चलिए इसका परिभाषा लिखिए। लिखिए जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने, ठीक है, जिन या किसी भी लिख लीजिए, किसी भी अच्छा लगेगा, किसी भी भौतिक राशियाँ को व्यक्त करने के लिए जिन निर्देशक लिख सा, निर्देशक कैसे लिखेगा जी? निर्देशक ऊपर आ दे दीजिए, निर्देशक या निर्देशक की आवश्यकता, निर्देशक मान की आवश्यकता, इसे लिख लीजिए थोड़ा सा और बेहतरीन तरीका से, निर्देश मान की आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहा जाता है जी? उन्हें या उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। मतलब क्या हो जी? किसी भी भौतिक राशि को, अब देखो जितना भौतिक राशि पढ़ रहे हैं, जैसे लंबाई को केजी में, ये सब चीज़ में, ठीक, लंबाई को कथी में? मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, ये सब चीज़ों को जो राशि को मापा जाता है और जिस चीज़ों में इसको व्यक्त किया जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है मीटर को मापना, लंबाई को मापना है तो कथी में मापिएगा? तब मीटर को, तो मीटर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मात्रक है। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे 5 केजी चावल दीजिए, तो 5 क्या है यहाँ पे जी? 5 तो संख्यात्मक मान है, 5 तो संख्यात्मक मान है। बट यह क्या है? केजी, केजी तो मात्रक है। मतलब मुझे क्या सीखने को मिला जी? कि कोई भी भौतिक राशियाँ को जिसमें हम लोग उसे व्यक्त करते हैं, समझ में आ रहा है? जिसमें हम लोग इसको व्यक्त करते हैं उसी को कहा जाता है मात्रक। जैसे मैं बोलूँगा कि 50 मीटर, समझिए, तो 50 तो आपका संख्यात्मक मान हो गया, लेकिन मीटर क्या है? यही आपका मात्रक है। अब केवल 50 तो कुछ नहीं हो सकता है, उसके साथ मात्रक की जरूरत होती है।
तो जो यही मात्रक की जरूरत होती है, यहीं पे मैं बोलूँगा 50 केजी, तो 50 क्या है जी, संख्यात्मक मान है, लेकिन केजी क्या है, यहाँ पे मात्रक है। मैं बोलूँगा 10 फुट, समझिए 10 फुट, अब 10 क्या है, ये तो संख्यात्मक मान है, लेकिन यह क्या है, यही आपका मात्रक है। मैं बोलूँगा 20 न्यूटन, समझिए, तो न्यूटन क्या आपका है, यही तो आपका मात्रक है यहाँ पे मेरे दोस्त। समझिए अच्छी तरह से, मात्रक किसे कहते हैं, जो कोई भी भौतिक राशि है और उसे जिस रूप में व्यक्त करते हैं या जिस रूप में उसको लिखते हैं, उसके किस रूप में मापा जाता है, वही तो मात्रक है। अब कोई भी चीज़ मान चलिए कि मैं बोलूँगा कि क्या बोलता है इसको, हाँ यहाँ पे 10 डिग्री तापमान है, ये 10 समझ आ रहा है ना, तो तापमान को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। या मैं कोई भी अब एग्जाम्पल उठाइए, अब कोई भी संख्या तो आप नहीं छोड़ सकते, जो संख्या के साथ जो आपको दर्शाता है, बताता है, व्यक्त करता है, वही आपका क्या होता है, मात्रक होते हैं। क्या कोई मान चलिए मैं बोलूँगा 10 सेकेंड, क्या बोलूँगा 10 सेकेंड। अब क्या 10 सेकेंड जो है आपका है, तो 10 तो संख्यात्मक मान है, लेकिन सेकेंड क्या है, यही आपका तो मात्रक है मेरे दोस्त। क्या कोई दिक्कत इसमें? फिर से देखिए, मात्रक यानी यूनिट किसे कहते हैं, तो कोई भी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें जिस निर्देशांक मान की आवश्यकता होती है, तो यही तो आपका निर्देशांक मान है दर्शाने के लिए। 10 के साथ साथ 5 के साथ साथ 10 सेकेंड के साथ, यही आपका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? मेरे देखने से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एकदम आराम से हम लोग हर चीज़ पढ़ते चलेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इससे हम लोग चलेंगे आगे। अब देखिए माप तोल, अब आपको मात्रक बता दिए, जिसे किसी भी संख्यात्मक मान को यानी भौतिक राशि को जिन चीज़ों में व्यक्त किया जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। अब देखिए इस पूरे दुनिया में अलग अलग प्रकार से अब हर चीज़ को मापा जाता होगा कि नहीं। अब मेरे देश में देखते हैं, गांव में जब होता है तो हम लोग डेग से कोई चीज़ को मतलब पैर से माप देते हैं कि हाँ इतना चीज़ है। कोई बड़ा वाला भोजपुरी में लग्गी कहा जाता है, मतलब डंडा से खेत को माप दिया जाता है। कोई गज मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, मीटर से कोई मापा, कोई अलग अलग तरीके से उका क्या जी माप किया। तो हर जगह अलग अलग तरीक़ों से मापा जाता था पूरे दुनिया में, ठीक है। तो बहुत समस्या होता था व्यापार करने के लिए पूरे देश में। अब मान लीजिए, अब सिंपल बात आप देखें ना जी, मैं यहाँ से आपको 10 बोरा चावल हमको भेजना है, तो मैं यहाँ पे क्या किया जी, मैंने बोला कि 25 मान के चलिए 100 केजी है, 2500 केजी मैं आपको ये चीज़ को भेज रहा हूँ। या सिंपल बात है, मैं आपको 100 केजी चावल भेज रहा हूँ, समझिए सिंपल बात है, 100 केजी भेज रहा हूँ। और वहाँ गया तो वहाँ इसको मान के चलिए कि ग्राम में मापा जा रहा है। समझ रहा बात कि नहीं आ रहा है? अब कहीं ग्राम में मापा जा रहा है, कहीं कहीं पाउंड में मापा जा रहा है, इसको समझ में आ रहा है। तो एक चीज़ को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से मापा जाता था। तो इससे बहुत परेशानी होती थी देश में व्यापार करने में या कोई चीज़ों को समझने में। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों का मतलब तरीका था हर चीज़ को मतलब मापने तोलने का। तो बताइए, अब देखिए, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अब यही कुछ फेमस चीज़ थे जो अलग अलग जगहों पर फेमस थे। समझ में आ रहा है बात का? अब जैसे नृत्य सब जगह का अलग अलग फेमस है, सब तो नृत्य ही है, मेला तो सब जगह लगते हैं, लेकिन सबका मतलब अलग अलग तरीका है। हम लोग गीत संगीत सुनते हैं, भोजपुरी कुछ अलग होता है, मतलब सब जगह का, हरियाणा का कुछ गीत गाना अलग तरीके के होते हैं। तो सब तो गीत ही है, सब तो सॉन्ग ही है, बट सब जगह का अलग अलग तरीके का है कि नहीं। तो लोगों को समझने में दिक्कत होता था। जैसे हम लोग अब मान चलिए कोई हरियाणा में गाना आ गया तो उसको हम लोग भोजपुरी वाले लोग जो आपका बिहार के हैं उसको समझने में उनको दिक्कत होगा। कोई गाना गुजराती में आ गया, कोई तेलुगु में आ गया, उसको कैसे समझ पाएंगे हम लोग जी? समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग को दिक्कत होता है अभी भी वो सॉन्ग सुनकर। तो ऐसे ही माप तोल का जो दुनिया था पहले, तो अलग अलग तरीक़ों में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से मापा या तोला जाता था। तो दिक्कत तो होगी, तो पूरे दुनिया का ही समस्या था। तो अब देखिए कुछ ऐसा पहले हम मात्रक बता देते हैं कि क्या क्या पहले होता था, किस प्रकार से मापा जाता था। उसके बाद मैं बताऊंगा इसका समाधान क्या हुआ।
तो देखिए कुछ मात्रकों की पद्धति थी पहले, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, इसको आप लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, अंग्रेजी में लिखना है तो सिस्टम ऑफ यूनिट लिख लीजिएगा बस, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए मात्रकों की पद्धति किसे कहा जाता है। अब देखिए कुछ मात्रकों की पद्धति थी, जो मैं एक प्रथम लेके चल रहा हूँ। एक था मतलब मात्रक मापने के लिए CGS, ये बहुत फेमस पद्धति था CGS। इसका क्या मतलब है जी? तो देखिए CGS का मतलब हो गया, यहाँ पे समझिए यह कैसा पद्धति था। तो देखिए यहाँ पे दा CGS का मतलब हो गया लंबाई को यह काथी में मापेगा जी? तो लंबाई को यह सेंटीमीटर में मापेगा, समझिए बात को, लंबाई को सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए यह जो था द्रव्यमान को काथी में मापता था जी? ग्राम में मापता था। और समय को काथी में मापता था? समय को सेकंड में मापता था। समझिए बात को, देखिए यही मेन चीज़ है, सब समझना है। CGS पद्धति, एक CGS पद्धति थे, उसमें मतलब वहाँ पे कैसे मापा जाता था? तो वहाँ पे CGS पद्धति में हमेशा लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, ठीक है, सेंटीमीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। इसे शॉर्ट में मतलब CGS पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CGS पद्धति। जिस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, उसी को कहा जाता है CGS पद्धति। क्या कोई दिक्कत है इसे? इसमें कोई दिक्कत है? इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहा जाता है या कहते हैं, कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है? तो CGS पद्धति को कहा जाता है, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और किसको? द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, अब दूसरा आता है आपका, इसमें 3 था, तो आराम से लिखिए, 1 नंबर, ये 2 हो गया। FPS पद्धति, इसे शॉर्ट में मतलब इसको कौन सा पद्धति कहा जाता था? तो इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहा जाता था, ठीक है। बोलिए इसमें मतलब कौन सा पद्धति कहा जाता था? अब देखिए इसमें क्या है जी? इसमें देखिए लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। फिर समझिए FPS पद्धति क्या होता है जी? तो FPS पद्धति ऐसे होते हैं जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता था? तो इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहा जाता है जी? तो इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसे कौन सा पद्धति कहेंगे जी? इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फिर समझिए FPS पद्धति कैसा होता है जी? तो जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसी को हम लोग FPS पद्धति कहते हैं। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए ये 2 हो गया, अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा है? अब देखिए तीसरा और सबसे लास्ट वाला है ये, इसके बाद हम लोग SI पद्धति में सिस्टम वाला में पहुँचेंगे। तीसरा जो होता है MKS पद्धति। इसमें क्या हो गया जी? इसमें जो है लंबाई को मीटर में मापते हैं। किसमें जी? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को
किलोग्राम यानी केजी में मापते हैं, ठीक है, और समय को सेकंड में मापते हैं। समय को, इसमें समय को सेकंड में मापा जाता है। कोई पूछेगा कि m की उत्पत्ति क्या होता है जी? वो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को केजी में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, इसी को कहा जाता है MKS पद्धति। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, लिख लीजिएगा, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सभी बात को जितना बोर्ड पे लिखा जा रहा है, एक एक बात, एक एक लाइन आपके कॉपी में होना चाहिए, ताकि रिवीजन के दिन आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये था पहले वाला आपका सिस्टम, ठीक है, ये पहले वाला मात्रकों की पद्धति था। ये 3 जो फेमस थे। अब देखिए, ये सब अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से मापा जाता था। कहीं पे द्रव्यमान को पाउंड में, कहीं पे द्रव्यमान को केजी में, कहीं द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था। ये सब चीज़ों से बहुत दिक्कत होता था। लेकिन सबसे जो सबसे फेमस था ये वाला था MKS, जो हम लोग के देश में, हम लोग को जब देखो, मेरे कहने का मतलब कि जब मात्रकों पद्धति की जब व्याख्या हुआ या इसके बारे में जब सोचा गया कि आखिर इनमें से कौन रखा जाए, तो इसी चीज़ को मॉडर्न कर दिया गया। इसी चीज़ को मतलब, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा माप तोल का जो चलता था वो यही पद्धति चलता था पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भारत देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, मतलब हर जगह जो भाषा बोला जाता है वो हिंदी होता है। अधिकांश जगह हिंदी बोला जाता है, लेकिन कहीं अपना का तेलुगु हो गया, कहीं भोजपुरी हो गया, कहीं का लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, सब अलग अलग तरीके। लेकिन सबसे ज़्यादा बोले वाला कौन सा भाषा है जी? हिंदी है हमारे देश में। और पूरे दुनिया में देखा जाए तो इंग्लिश है, जो सबसे ज़्यादा मतलब हर जगह जाके आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में। तो ऐसा ही MKS पद्धति जो था वो पूरा फेमस था और पूरे दुनिया में इसका बहुत बढ़िया चर्चा था, और जिसमें हम लोग का भी देश उसमें था। जब ये सब चीज़ आया, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जब आया, वो बताएगा कैसे आया। जब ये आया नया पे, जब इस सब चीज़ों को ख़त्म किया गया कि नहीं, ये बहुत मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों से मापा जाता है, ये सही नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा इस पर कुछ करना चाहिए ताकि कोई लोगों को समस्या नहीं हो। तो उसमें इसी को मॉडर्न बना दिया गया, समझिए बात को, इसी को। तो हम लोग को उतना समस्या नहीं हुआ। और इसी को क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि ये सबसे बहुत जगह पर इसी रूप में मापा तोला जाता था। जैसे समय को सेकंड में मापा जाता था, द्रव्यमान को केजी में, लंबाई को मीटर में, पूरे दुनिया में। इसलिए इसी को मॉडर्न थोड़ा सा कर दिया गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सब बात को लिख लीजिएगा आप, आपके कॉपी में, आपके नोट्स में ये सब चीज़ होने चाहिए। अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तब इसका कहानी बताते हैं कि हुआ क्या था बाद में, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद एक सिस्टम आता है जिसको कहा जाता है SI सिस्टम। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? SI पद्धति। SI पद्धति पहले लिखें, SI पद्धति, ठीक है, SI पद्धति। अब या इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसको आप आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अंग्रेजी में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सिस्टम ऑफ मतलब इंटरनेशनल, ठीक है, ठीक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब देखिए जी, इसको मतलब ऐसे ही पद्धति कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोल दिए, अब समझिए उसको। अब देखिए SI पद्धति क्या है जी? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब हो गया ना, देखिए अब तो समस्या तो होता था, हर जगह पे अलग अलग प्रकार के माप तोल होता था, तो ऑटोमेटिक है कि समस्या होगा। तो जब समस्या हुआ करता था तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था किया जाएगा। तो यही एक पद्धति लाया गया जिसे हम लोग SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसमें हुआ क्या से समझिए, पूरे दुनिया के, भारत के नहीं, पूरे दुनिया के जितना भी साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है, इस सब साइंटिस्ट लोगों को एक बैठक हुआ। और वो कहाँ पे हुआ जी? वो हुआ फ्रांस के राजधानी पेरिस में। समझिए अच्छे तरीके से, बात को लिख भी देंगे एक लाइन में। फ्रांस में
या फ्रांस के राजधानी पेरिस में सवेरे नामक स्थान पे। ये कब की बात है? 1960 ईस्वी की बात है। पूरे दुनिया का वैज्ञानिक वहाँ पे पहुँचा और बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ। और उस सम्मेलन में, कब की बात है? 1960 में। और वो सम्मेलन बहुत दिनों तक, लगभग मतलब कुछ वर्षों तक चला। और वहीं पे ये निर्णय लिया गया कि आप लंबाई को पूरे दुनिया में किस चीज़ में माप सकते हैं, द्रव्यमान को पूरे दुनिया में किस चीज़ों में आप मान सकते हैं, समय को पूरे दुनिया में किस चीज़ों में आप माप सकते हैं, विद्युत धारा को आपको मापना है होगा तो किस चीज़ों में आप मापिएगा, ज्योति तीव्रता को मापना होगा तो आप किस चीज़ों में मापिएगा, रेडियो आपको धन कोण को या ठोस कोण को या समतल कोण को मापना होगा तो आप पूरी दुनिया में किस चीज़ को मापिएगा। तो कब की बात है जी? सन 1960 ईस्वी की बात है। 1960 ईस्वी में एक महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ था जी? ये हुआ था फ्रांस के राजधानी पेरिस के निकट। पेरिस में सेवरस कहा जाता है, सेवरस नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था जी? सेवरस नामक स्थान पर महासम्मेलन हुआ। कैसा सम्मेलन हुआ जी? महासम्मेलन हुआ। अब सब वैज्ञानिक लोगों ने अपना अपना बात वहाँ पे वो रखे और उन्होंने क्या कहा, अब देखिए बात रखा गया कि हाँ जी लंबाई में किस में मापा जाए, द्रव्यमान को किस में मापा जाए, हर चीज़ अपना जो भी राय था अपना लोग दिए। इसके आगे दूसरा का कॉन्सेप्ट क्या हुआ था है कि 1971 ईस्वी में, देखिए 11 साल बाद 1971 ईस्वी में क्या हुआ जी? 1971 ईस्वी में इन लोगों ने निर्णय लिया और इन्होंने 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, कैसे मात्रक जी? मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। देखिए क्या हुआ जी? 1971 में इसे क्या हुआ जी? मान्यता मिला। मान्यता प्राप्त हुआ। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है जी? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 1960 में तो महासम्मेलन हुआ। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक जगह है जिसका नाम है सेवरस, वहाँ पे महासम्मेलन हुआ। और जाकर 1971 में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक का क्या हुआ जी? वहाँ पे ये 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक को मान्यता प्राप्त हुआ। और अब 7 मूल मात्रक एग्जाम में वही चीज़ पूछा जाता है कि जो 7 मूल मात्रक थे, 2 संपूरक बताएंगे ये क्या होता है, हमारे मत बस कुछ देर तक बने रहिए। 7 जो आपका मूल मात्रक है और 2 जो संपूरक मात्रक है, इन्हें मान्यता कब मिली या कब से लागू हुआ या कब इन्हें मतलब मान्यता प्राप्त हो गई या मिल गया? तो 1971 में। इसको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया जी? फिक्स हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ था एसआई पद्धति को मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो एसआई पद्धति की जो मान्यता प्राप्त हुई थी 1971 ईस्वी में हुई थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, जिसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक थे। अब हम लोग देखेंगे कि 7 मूल मात्रक कौन होते हैं और 2 संपूरक मात्रक कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एकदम धैर्य बना के रखिए, एकदम बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ते पढ़ते वहाँ तक पहुँचेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले देखना है 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक। अब देखिए 7 मूल मात्रक आपका कौन कौन से है जी? सबसे पहले हम लोग 1 नंबर देखते हैं, लंबाई। ठीक है,
जिसको हम लोग काथी में मापेंगे, मीटर में मापा जाता है। उसमें कहा गया पूरे दुनिया में लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में। उसके बाद क्या है जी, द्रव्यमान। द्रव्यमान को काथी में मापा जाएगा, केजी में। केजी यानी किलोग्राम, लिखो ना, किलोग्राम में। और इसका संकेत होता है एम और इसका संकेत होता है केजी। फिर कहा गया समय को पूरे दुनिया में आपको मापना है तो काथी में, सेकंड में मापना है, ठीक है। फिर देखिए, फिर उसके आगे था विद्युत धारा। विद्युत धारा को काथी में मापना है तो एम्पियर में मापना है, जिसका संकेत ए होता है। क्या किसी को दिक्कत हो रहा है? उसमें 7 मूल मात्रक मिले कि लंबाई को मीटर में मापना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में। ताप को काथी में मापना है जी, तो ताप को केल्विन में मापना है। काथी में मापना है जी, केल्विन में मापना है ना, थोड़ा सा अच्छा सा लिख लीजिएगा। ताप को केल्विन में मापना है। 6 नंबर क्या था जी, 6 नंबर था आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है, क्या है जी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता कैसी मात्रा क्या होता है जी, कैंडेला होता है, और इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए, मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में कहा गया 7 मूल मात्रक, और उसमें क्या कहा गया जी कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापा जाता है, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। ये सातों के सातों आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। कभी ये पूछेंगे, कभी विद्युत धारा का ऐसी मात्रा क्या होता है, ताप कैसी मात्रा क्या होता है, ज्योति तीव्रता कैसी, ये सब आप लोग याद रखिएगा, पूरा पूछेगा एग्जाम में आपसे। इसमें 3-4 आपको याद ही होंगे। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ना कि सर एक चीज़ थोड़ा कन्फ्यूज रह जा रहा है कि ये लंबाई जो है मीटर में मापते हैं, आखिर ऐसा क्या लिया गया होगा जिसको 1 मीटर कहा गया होगा। आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। तो देखिए, जो कुछ चीज़ बता दे रहे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो मैं अभी बताने वाला हूँ एग्जाम में आज तक ना पूछा है और ना पूछेगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है। पूछ भी सकता है लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, प्रकाश की चाल किस में, निर्वात में। समझिए, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसका एक वैल्यू होता है 2997, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 2997,924, ठीक है, 58 सेकेंड। मतलब क्या हुआ जी कि प्रकाश जो है निर्वात में इतना सेकेंड, समझिए 1 सेकेंड नहीं, 1/29979245 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसी को कहा जाता है 1 मीटर। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से देखिए, प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में नहीं, 1/29979245 सेकेंड में जितना दूरी वो तय करेगी उसी को कहा जाता है 1 मीटर। अब बात समझ में आ गया? ये एग्जाम में कभी पूछने वाला नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछेगा। अब समझिए, इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहिएगा सर जी अच्छा ठीक है, ये बात बता दीजिए, एक और बता दीजिए कि जो किलोग्राम वाला क्या होता है। तो जो किलोग्राम वाला होता है ना, प्लेटेनियम, देखिए प्लेटेनियम, देखिए प्लेटेनियम और इंडेरियम, ठीक है, प्लेटेनियम और इंडेरियम का मिश्र धातु, समझिए मिलाकर मिश्र धातु, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक वजन बनाया गया है, वहाँ पे रखा गया है। वहीं पे लैब में, कहाँ, फ्रांस के पेरिस में एक जगह है, सेवेरस नामक स्थान है, वहीं पे जो लैब है जहाँ पे बैठक हुआ है, वहीं पे दोनों के मिला के यानी मिश्र धातु बना के प्लेटिनियम और इंडेरियम का
मिलाकर एक मिश्र धातु बनाया गया है और रखा गया है वहाँ पे, और उसको कहा गया है कि यह 1 kg के बराबर है। और जो 1 kg के बराबर है मेरे दोस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा लाइट चला गया था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि प्लेटिनियम और किसका, इंडीरियम का एक मिश्र धातु बनाया गया है और उसे बनाकर उस लैब में रखा गया है, जो कि 1 kg के क्या है सर, बराबर है। ये सब एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल उठा के एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेरे दोस्त, ऐसा भी कुछ नहीं है। बड़े सवाल भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। कैसे, अब देखिए, पूछा जाएगा यही, लंबाई का ऐसी मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का ऐसी मात्रक क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम। फिर पूछेगा समय कैसी मात्रक, सेकंड होता है। विद्युत धारा कैसी मात्रक, एम्पियर होता है। ताप कैसी मात्रक, केल्विन। ज्योति तीव्रता कैसी मात्रक, कैंडिला। खूब पूछा जाता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये तो हो गए 7 मूल मात्रक। उसके बाद बताए थे आपको 2 समपूरक मात्रक होते हैं, वो कौन सा होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को फटाफट एकदम जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सबको बताइए कि हाँ इस चैनल पे अच्छे से सब विषयों का क्लास चल रहा है बहुत बढ़िया से। जो रेलवे के बच्चा तैयारी करता है उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल समझिए कि आप 10,000 का कहीं कोर्स खरीदते हैं, 5,000 4,000 जितना में कोर्स लोग बेचते हैं, उससे बेहतरीन तरीका से आपको जरूर पढ़ाया जाएगा, इतना विश्वास जरूर आप कीजिए। अब देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 समपूरक मात्रक होते हैं, 2 समपूरक मात्रक। अब देखिए दोस्त, अब 2 समपूरक मात्रक कौन कौन होते हैं, एक ही बार हम लोग दोनों को यहाँ देख लेंगे। देखिए, एक होता है आपका कौन कौन, एक होता है समतल कोण। समतल कोण, इसको कहा जाता है प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। और एक होता है यहाँ पे देख लीजिए ठोस कोण, इसमें कोण की माप होती है। और एक होता है घन, इसी को कहा जाता है घन कोण, ठीक है। ठोस कोण या घन कोण, इसे सॉलिड एंगल भी बोल सकते हैं, सॉलिड एंगल। अब देखिए, 2 समपूरक मात्रक होते हैं, एक होते हैं कौन आपका, एक हो गया आपका समतल कोण। अब देखिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है दोस्त, रेडियन। और इसका संकेत क्या होगा, जिसे हम सूचित करते हैं, बोलिए इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत होगा RAD यानी रेडियन, ठीक है। अब देखिए, इसका संकेत होता है यानी इसका पहले एसआई मात्रक देखिए, इसका एसआई मात्रक आपका होता है एस्टे रेडियन। क्या होता है, एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन। और इसका संकेत क्या होगा, इसका संकेत होता है आपका SR। अब इससे आगे बढ़ेंगे, पहले बात समझिए, समतल कोण का एसआई मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन। और ठोस कोण यानी घन कोण का एसआई मात्रक होता है एस्टे रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझना है, ठीक है। देखिए, ये समतल कोण है नॉर्मल वृत्त की तरह जो समझ। अब देखिए, यहाँ का जो दूरी रेडियस यानी R हो गया, और यहाँ एक चाप समझते ना, वही चीज़ को ले रहे हैं। अब देखिए, और इसकी दूरी मान लिया कि R है, ये दोनों आपस में दूरी क्या है जी, बराबर है। और थोड़ा इस तरह लीजिएगा तो और समझ में आएगा, ये दोनों आपस में दूरी क्या है जी, बराबर है। अब यदि थीटा, अब देखिए स्टेट मतलब समतल कोण किसको कहा जाता है, तो जब आपका यह जो R दूरी है इस R के बराबर हो जाएगा, समझिए, यह R दूरी जो है R के क्या रहेगा जी, बराबर कहेंगे रहेगा, तो जो थीटा जो बनने वाला कोण होगा, जो थीटा का जितना कोण बनेगा या जिस प्रकार से कोण बनेगा, उसी को कहा जाता है समतल कोण या रेडियन। इसको बोल दीजिए, क्या बोल दीजिएगा इसको, इसी को कहा जाता है रेडियन। क्या कहा जाता है, ये सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझिएगा, समझ में आ जाएगा।
जब कोई त्रिज्या और चाप की मतलब जो भी है लंबाई आपस में क्या हो जाए जी, बराबर हो जाए, तब जो बनने वाला कोण होता है उसे स्टेरेडियन कहा जाता है, उसे स्टेरेडियन में व्यक्त किया जाता है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। अब देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या दिख रहा है नीचे? नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, हम लोग उधर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझा देंगे हम। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्ण चक्कर, अब देखिए यह जो है, ये जो गोला एक चक्कर जब लगाएगा तो कहने का कितना के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन के। 2 पाई रेडियन कहूँ तो 360 डिग्री। 2 पाई 180 गुने 2 कितना हो जाएगा? 360। इसको हम 1 पाई, हम जब लिखेंगे केवल पाई बराबर 1 पाई हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी? 1 पाई बराबर आप 1 पाई रेडियन बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, या 1 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्या होगा कि नहीं होगा जी? ये जो है 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं, किसके बराबर? 2 पाई रेडियन के क्या है जी? बराबर है। तो 2 जाएगा उधर तो कट जाएगा, तो पाई बराबर मतलब 1 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम केवल 1 रेडियन निकालना चाहते हैं, 1 रेडियन। अब देखिए केवल जब हम 1 रेडियन निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 180 बटा पाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 180 बटा पाई का मान हम भरेंगे 22/7, यह जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा 180 बटा 22 और ऊपर चला जाएगा 7। क्या ऐसे हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, जहाँ तक हमें लगता है। क्या नहीं होंगे? हो जाएंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए जब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर आपका मतलब आ जाएगा वहाँ पे 57.30। क्या आ जाएगा जी? 57.30। ठीक है। यही जो आपका कोण होता है वह 1 रेडियन के बराबर होते हैं। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा जी? देखिए एग्जाम में यहाँ से 2 चीज़ आपसे पूछेगा कि समतल कोण का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो रेडियन। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.30, 57.30 डिग्री 1 रेडियन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दिक्कत फिर से देख लीजिए। इस पूछेगा कि कितने समपूरक मात्रक होते हैं? तो 2 समपूरक मात्रक होते हैं, जिसमें एक होता है समतल कोण, तो समतल कोण का ऐसे मात्रा क्या होता है? रेडियन होते हैं। और पूछा जाएगा 1 रेडियन बराबर तो 57.30 क्या होगा जी? 30 1 रेडियन के बराबर होते हैं। ये आपका 3 चीज़ बन गया जो आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। अब इसी को मिटाकर हम थोड़ा सा इसमें और एक क्वेश्चन एक आध बता देते हैं जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करिएगा? क्वेश्चन देता है कि डिग्री को रेडियन में बदले तो क्या करिएगा? यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप क्या करेंगे जी? यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सीधे करना है डिग्री गुने पाई बटा 180। समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए यहाँ। यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो सीधे पाई बटा 180 से उसमें क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे जी? तो यहाँ क्या करेंगे जी? जब रेडियन को कैसे बदलना है? डिग्री में बदलना है तो लिखेंगे रेडियन गुने 180 बटा पाई। मतलब रेडियन, जो भी रेडियन को डिग्री में बदलता है उसे रेडियन में 180 बटा पाई से गुना करते हैं। देखिए अब हमेशा कन्फ्यूज सब लोग रहता है एग्जाम में, सब स्टूडेंट कन्फ्यूज है। जब क्वेश्चन दे देगा कि 60 डिग्री को रेडियन में बदले
समझिए बात को, 60 डिग्री को रेडियन में बदले, या कह देगा कि 180 रेडियन को डिग्री में बदले, कुछ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए, इसको कैसे ये याद करना है। देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री क्या है जी, आज देखिए एक समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में इस बात को चला जाए। अब देखिए डिग्री, अब देखिए डिग्री लिखने में ज़्यादा अक्षर की जरूरत है कि रेडियन, तो आप कहिएगा रेडियन। वैसे ही पाई लिखने में ज़्यादा मतलब चीज़ों की ज़रूरत है कि 180, तो कहिएगा कि 180 को ज़्यादा। तो देखिए यहाँ यदि छोटा से, यदि यहाँ छोटा को बदलना है, जैसे डिग्री को बदलना है, तो लिखिएगा पाई बटा, या ऊपर भी छोटा लिखिएगा, 180 तो देखने में बड़ा लग रहा है। यदि डिग्री को किस में बदलना है, आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री गुने, अब छोटा के साथ छोटा के गुना कर देंगे, तो डिग्री गुने पाई बटा 180। अब यहाँ देखिए रेडियन, रेडियन देखने में बड़ा लग रहा है एकदम, तो मतलब पढ़ने के इस तरह लिखने में वो क्या वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए। अब इस रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन गुने 12 180 बटा पाई। फिर भी देखिए डिग्री को रेडियन में बदलना है, पाई बटा 180, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई। अब इस पे दो गो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन। अब काथी को बदलना है जी, इस डिग्री को काथी में बदलना है, रेडियन में बदलना है, इस डिग्री को रेडियन में, तो 60 काथी में बदलना है जी, ये क्या है डिग्री, छोटा है तो छोटा से गुना, पाई बटा 180। अब 1 0 से 1 0 इसको काटिए 3 मरतबे, तनी हो गया पाई बटा 3 रेडियन। क्या हो गया जी, पाई बटा 3 रेडियन। ये सारा बात आपके कॉपी में होना चाहिए नोट्स में, ताकि आप उसको आसानी से क्या करिएगा जी, ये चीज़ कर सकते, रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं हो। एक और क्वेश्चन देख लें, इसको मिटाकर चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 9 पाई बटा 6 को कथी में बदलिए, इसको भी बदल दीजिए, डिग्री में को डिग्री में बदले। बोलिए इसको कैसे बदलिएगा जी, तो 9 पाई बटा 6 है ना जी, गुने कथी है जी, ये रेडियन है, ये क्या है जी, इसको डिग्री में बदलना है। तो देखिए ये रेडियन है तो क्या है जी, यह 12 है तो 12 वाला से गुना करेंगे, 180 बटा पाई, पाई से पाई खत्म हो गया, 36 18 यानी 30 हो गया, 9 27 270 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्या इस बात को आपको समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ये सब एक एक नंबर के लिए आपको इम्पोर्टेंट, यही होता है थोड़ा सा लेवल उठा के पढ़ाना, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कितनों। अब देखिए कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है, फिजिक्स का, वहाँ कोई भी एग्ज़ाम हो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे इस चीज़ को फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाना चाह रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाऊँगा। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, बस आपसे तो बस यही उम्मीद है और कुछ नहीं, और आपका सिलेक्शन हो 100%। कोई ये नहीं बोले कि आप फिजिक्स कुछ नहीं जानते, एकदम बिल्कुल शुरू से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आ जाएंगे। अब देखें जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लिया जाए, चलिए 2 क्वेश्चन देख लिए। अब और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी तो छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत, सब कॉपी में आप लोग नोट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा है। अब देखें ठोस कोण या घन कोण किसे कहा जाता है जी, तो देखिए किसे कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है जी, गोला समझिए, ठीक है। और इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ, और एक चाप लेंगे R, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा कोण बनेगा यह किस प्रकार से होगा, देखिए जैसे कहने का क्या मतलब है, यह जो R दूरी है इस R² के बराबर हो जाए, R दूरी R² के बराबर हो जाएगा, तो इसी को कहा जाता है। तो थीटा बराबर, तो जो आपका थीटा कोण होगा थीटा बराबर वही कहलाता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या कहलाएगा दोस्त, स्टेरेडियन। समझ में आ गया, समझ आएगा। जब यह दूरी होता है R² के क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, तो उसी कोण को कहा जाता है स्टेरेडियन। जो थीटा बराबर क्या होगा जी, स्टेरेडियन। अब यहाँ से थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं कि
एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है? एक स्टेरेडियन बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? एक स्टेरेडियन बराबर होता है 1 वर्ग रेडियन। कितना होता है? 1 वर्ग रेडियन। ये सब केवल